हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम हिंदी की प्रमुख शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी की प्रमुख शिक्षण विधियाँ। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शरफुद्दीन ने अपने ग्रंथ जफरनामा में 1424 में किया था। और जो भाषा है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है और संस्कृत की भाष धातु से बना है भाषा शब्द। अभी देखते हैं कि भाषा की परिभाषा कि एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहते हैं। भाषा के निश्चित स्वरूप के लिए निश्चित नियमों का होना आवश्यक है, क्योंकि निश्चित नियमों के अभाव में भाषा सार्वभौमिक नहीं हो सकती। किसी भी भाषा के है ना 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अभी भाषा के संबंध में है ना बहुत से विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो आगे चलिए देखते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आते हैं सुमित्रानंदन पंत। ये कहते हैं कि भाषा संसार का नाद नाद में चित्रण है। आगे है स्वीट महोदय के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। अभी है सीताराम चतुर्वेदी। ये कहते हैं कि भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया। उदय नारायण तिवारी। भाषा प्रतीक की वह प्रणाली है जिसमें अर्थ एवं ध्वनि चित्रों का आवश्यक रूप से संयोग होता है। अभी आगे है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। भाषा यादृच्छिक मौखिक प्रतीकों की व्यवस्था है। अभी जो शिक्षण विधि है ना वो क्या है कि शिक्षण विधि किसे कहते हैं, पहले तो ये देखते हैं शिक्षण विधि कहते किसे हैं। शिक्षण शिक्षक शिक्षार्थी को जिस विधि या माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं उसे शिक्षण विधि कहते हैं। यानी कि शिक्षक अपने शिक्षण को सफल बनाने के लिए जिन युक्तियों का सहारा लेता है ना उसे शिक्षण विधि कहते हैं। इसमें है शिक्षण सिखाना और अधिगम होता है सीखना, और विधि होता है तरीका या माध्यम, या किस माध्यम से हमको जो शिक्षक है वो जो अपना कार्य करवाता है उसे विधि कहते हैं। अभी आगे है जॉन एडम्स ने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। जो विद्वान है जॉन एडम्स, उन्होंने कहा है कि शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दो होते हैं। जॉन डीवी ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया बताई। ये कहती हैं कि शिक्षण है ना वो जो उसकी प्रक्रिया है ना वो त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसमें आते हैं कि शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। आगे है सीमित व टोलमैन के अनुसार शिक्षण के 3 चर होते हैं। इन दोनों ने है ना शिक्षण के 3 चर बताए हैं, और वो चर कौन कौन से हैं। सबसे पहले है स्वतंत्र चर और आश्रित और मध्यस्थ चर। इस स्वतंत्र चर में आते हैं शिक्षक, और आश्रित चर में आते हैं विद्यार्थी, और मध्यस्थ चर में आता है पाठ्यक्रम। तो अभी जो शिक्षण की क्या परिभाषाएं हैं वो देखते हैं, किन किन विद्वानों ने शिक्षण की क्या क्या परिभाषाएं दी है। तो सबसे पहले है जॉन लॉक व रूसो के अनुसार बालक का मस्तिष्क या मन कोरे कागज के समान होता है, और प्लेटो के अनुसार बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है। अभी आगे जैक्सन क्या कहते हैं। जैक्सन कहते हैं कि शिक्षण एक वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति यानी कि शिक्षक एक अपरिपक्व व्यक्ति यानी कि शिक्षार्थी को अंतःक्रिया के माध्यम से सिखाता है। अभी आगे है डगलस एवं हॉलैंड। शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। मोरिसन के द्वारा क्या कहा गया है कि शिक्षण कम परिपक्व और अधिक परिपक्व व्यक्ति के मध्य मानवीय संबंध है, जिसमें अधिक शिक्षित व्यक्ति कम शिक्षित परिपक्व व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है। अभी जो शिक्षण विधियां है ना उसका सूत्रपात सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, वो है रूसो और पेस्टोलॉजी जो विद्वान है इनके द्वारा किया गया है। और शिक्षण विधियों का क्रमबद्ध अध्ययन है वो किथ एचिसन द्वारा किया गया है। ये एक ही विद्वान का नाम है, किथ एचिसन द्वारा। और जो शिक्षण विधियों का जो उद्भव है ना वो अमेरिका देश से हुआ है। और शिक्षण विधियों का सूत्रपात भारत चीन युद्ध के समय हुआ था। अभी हम आगे देखते हैं कि शिक्षण की प्रकृति क्या क्या है। तो सबसे पहले आते हैं शिक्षण एक आंतरिक प्रक्रिया है।
यह एक उद्देश्यपूर्ण भी प्रक्रिया है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था विकसित करना सर्वांगीण विकास में सहायक है। अधिगम एवं अधिगम की प्रक्रिया यानी कि सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया है। अधिगम की आधारशिला यानी कि सिखाने की या सीखने की आधारशिला है। अभी आप इसमें आगे देखिए, नोट करके लिखना कि करके सीखने पर आधारित सभी विधियों मनोवैज्ञानिक विधि होती है तथा शिक्षण में रटने पर बल देने वाली विधियां अमनोवैज्ञानिक होती है, जिसे अमनोवैज्ञानिक विधि श्रेणी में आती है वो। तो इसमें हम आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है गद्य शिक्षण, कि गद्य शिक्षण क्या होता है। इसमें गद्य शिक्षण का अर्थ है बच्चों को शब्दों के अर्थ और भाव स्पष्ट करना। गद्य शिक्षण के द्वारा बच्चों की भाषा में रुचि विकसित की जाती है और उन्हें शुद्ध व स्पष्ट हिंदी लिखने पढ़ने की क्षमता विकसित की जाती है। जैसे कि गद्य शिक्षण के अंदर आते हैं छंद के नियमों से रहित रचना गद्य शिक्षण कहलाती है। इसमें शब्दों शब्द रूपों वाक्यांशों लोकोक्तियों एवं मुहावरों आदि का ज्ञान करना गद्य शिक्षण की विशिष्टता मानी जाती है। यानी कि ये जो आते हैं ना लोकोक्ति मुहावरे कहानियाँ आदि, ये है ना गद्य शिक्षण के अंदर आती हैं। अभी गद्य शिक्षण की क्या उद्देश्य है, तो सबसे पहले इसमें आती है भाषा के प्रति अभिरुचि विकसित करना। और फिर आता है वाचन, शुद्ध वाचन की योग्यता, यानी कि विद्यार्थी को शुद्ध वाचन करने की योग्यता प्रदान करना। आगे आता है लेखन, शब्द भंडार में वृद्धि करना। और फिर है कल्पना शक्ति, लेखक के भाव विचारों को समझकर आदर्शों को स्वीकार करना। फिर है रचनात्मकता, अपनी कल्पना शक्ति और रचनात्मक शक्ति का विकास करना। और अभिव्यक्ति है स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना। अभी गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले है अर्थबोध विधि, जो है प्राथमिक स्तर पर। फिर है प्रश्नोत्तर विधि, फिर वो आगे माध्यमिक स्तर पर। और व्याख्यान विधि है वो आएगी उच्च कक्षाओं के लिए। इसमें हिंदी साहित्य की जो प्रमुख गद्य विधाएं हैं ना वो कौन कौन सी है, उनके बारे में देखते हैं चलिए। तो सबसे पहले उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी जीवनी, आत्मकथा, आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ट, ताज, यात्रा वृत्तांत, हास्य व्यंग्य, पत्र और निबंध, ये है ना, ये सभी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं। इसमें आगे आता है पद्य शिक्षण। पद्य शिक्षण क्या होता है, पहले हमने पढ़ा था पीछे कि गद्य शिक्षण, अभी आगे है पद्य शिक्षण। कविता या काव्य का शिक्षण या इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति करना होता है। पद्य शिक्षण के द्वारा छात्रों में भावनात्मक विकास होता है और वे रचनात्मक बनते हैं। यानी कि पद्य शिक्षण में आते हैं छंद, मात्रा, यति, गति आदि के नियमों से युक्त रचना को पद्य कहा जाता है। और पद्य के अंदर आते हैं कविता और काव्य का शिक्षण ही पद्य के अंदर आता है। और इसमें आगे देखते हैं पद्य शिक्षण के जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या क्या है। सबसे पहले है कविता के प्रति रुचि पैदा करना, रसानुभूति या सौंदर्यानुभूति कराना, भावनाओं को जगाना, सद्भावना और सकारात्मक भाव विकसित करना, आनंद और मनोरंजन प्रदान करना, कल्पना शक्ति का विकास करना और भाषा के शास्त्रीय पक्ष का ज्ञान करवाना। कि भाषा के शास्त्रीय पक्ष कौन कौन से हैं। अभी पद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। सबसे पहले आती हैं प्राथमिक स्तर पर, कि हम प्राथमिक स्तर पर यानी छोटे बच्चों के लिए जो पद्य की जो प्रमुख शिक्षण विधि है उसमें क्या क्या आती है। पहले आती है गीत विधि, अभिनय विधि, यानी कि गीत यानी कि गायन के माध्यम से, अभिनय यानी नाटक के माध्यम से उनको समझाना। और अर्थबोध विधि, रसास्वादन विधि। और सेकंड आती है माध्यमिक स्तर पर व्याख्यान विधि या व्याख्या विधि। और इसमें आते हैं खंडान्वय, यानी कि ये होती है प्रश्नोत्तर विधि। इसको हम प्रश्नोत्तर विधि भी बोल सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि। आगे है उच्च स्तर पर होती है व्यास विधि, तुलनात्मक विधि और समीक्षा विधि। ये उच्च कक्षाओं के लिए है विधि। तो इसमें अभी आगे है व्याकरण शिक्षण। कि व्याकरण शिक्षण क्या होता है चलिए देखते हैं
किसी भाषा के नियमों को सीखना और उनका सही प्रयोग करना सीखना। इस शिक्षण के द्वारा छात्रों को भाषा शिक्षण का शुद्ध रूप समझने में मदद मिलती है। और आगे आते हैं इसके उद्देश्य। भाषा को दिशा निर्देशन देना, भाषा का शुद्ध रूप पहचानने में सक्षम बनाना, छात्रों को संस्कृत भाषा में ध्वनि तत्वों का परिचय कराना, छात्रों में शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता विकसित करना। ये इसके उद्देश्य हैं व्याकरण शिक्षण के। और अभी आती है व्याकरण शिक्षण की जो प्रमुख विधियां हैं ना, वो व्याकरण शिक्षण की प्रमुख 7 विधियां हैं। पहली है आगमन विधि। ये विधि है ना विशिष्ट से सामान्य की ओर है। विशिष्ट से सामान्य की ओर। और फिर निगमन विधि है, इसके उल्टी हो जाएगी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। और आगे है आगमन निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, समवाय या पाठ्य पुस्तक विधि, अनौपचारिक विधि। अभी जो और इसके बाद आती है रचना शिक्षण। रचना शिक्षण क्या होता है? रचना शिक्षण के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रचना शिक्षण क्या होता है। रचना शिक्षण, रचना शिक्षण जिसे रचना या अभिव्यक्ति शिक्षण भी कहा जाता है, एक ऐसी शिक्षण विधि है जो छात्रों को विभिन्न प्रकार के लेखन कौशल, इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार के लेखन कौशल इसमें आ जाते हैं कविता, कहानी, कविता, निबंध, आदि लिखने में मदद करती है। वो होता है रचना शिक्षण। और रचना शिक्षण में है ना बच्चों को अपने विचारों को शुद्ध, स्पष्ट और क्रमबद्ध तरीके से अभिव्यक्त करना सिखाना, रचना कला में निपुण बनाना, और इसमें आ गया सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना। और जो रचना शिक्षण की जो प्रमुख विधियां हैं ना, वो विधियां 3 भागों में बांटी गई है। पहले प्राथमिक स्तर, माध्यमिक और उच्च स्तर। प्राथमिक स्तर में तो वही होगी चित्र वाली, लेख वाली, अनुकरण और भाषा शिक्षण यंत्र विधि। और माध्यमिक स्तर पर आ गई उद्बोधन विधि और रूपरेखा विधि, विचार विमर्श, ये है रचना शिक्षण की विधियां। और उच्च स्तर पर आ गई विमर्श विधि और समवाय विधि और निर्देश विधि। ये रचना शिक्षण में है ना इतना ही मैटर है, ये कुछ ज़्यादा लिखने वाला नहीं है। फिर आगे है कहानी शिक्षण। कहानी शिक्षण भी थोड़ा देख लेते हैं हम। कहानी शिक्षण, कहानी शिक्षण में क्या क्या है? कहानी शिक्षण है क्या? कहानी शिक्षण एक ऐसी शिक्षण विधि है जहाँ कहानियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। मतलब कि कहानियों को याद करा के वे ज्ञान को बेहतर ढंग से समझ सके, इस तरह से कहानियों के माध्यम से बच्चों को सिखाना ही कहानी शिक्षण होता है। और कहानी शिक्षण के उद्देश्य जो है, मतलब इसमें लिख देते हैं कि उनकी कल्पनाशीलता और भाषा कौशल भी विकसित होते हैं कहानी शिक्षण के माध्यम से। कल्पनाशीलता और भाषा कौशल विकसित करना। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं कहानी शिक्षण के? कि रुचि और आनंद और भाषा कौशल का विकास है, चिंतन शक्ति में वृद्धि, सुनने के कौशल में विकास है, भाषा के प्रति रुचि, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण जो कहानी शिक्षण के माध्यम से है वो बच्चों को अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है। और कहानी शिक्षण की जो विधियां हैं वो है कहानी कथन विधि और चित्र कहानी विधि आदि। और इसके बाद आता है नाटक शिक्षण। अभी नाटक शिक्षण तो वही हो गया जो जिसे कक्षा अभिनय प्रणाली या नाटक शिक्षण भी कहते हैं। यह एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें छात्र सक्रिय रूप से नाटक के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनकी कल्पना और सामाजिक कौशल का विकास होता है। ये है नाटक शिक्षण में। और इसके नाटक शिक्षण के उद्देश्य आ जाते हैं रचनात्मक कल्पना को बढ़ावा देना, सामाजिक कौशल विकसित करना और संस्कृति और इतिहास की समझ को बढ़ाना। और
अभिनय कला का ज्ञान, दृश्य सीखने में मदद इत्यादि। और बाकी नाटक शिक्षण की विधियां तो वही है, व्याख्या विधि और कक्षा अभिनय में भी हम जो नाटक करके बच्चों को सिखाते हैं वो विधि, और रंगमंचाभिनय विधि भी इसमें शामिल है। और इसके बाद आती हैं जो हमारी जो प्रमुख शिक्षण विधियां हैं ना, वो आ जाती हैं। तो सबसे पहले आती है व्यतिरेक विधि। व्यतिरेक विधि ये है एक खेल विधि भी कहा जा सकता है इसे। तो इसका अर्थ है गहराई से अवलोकन करना। गहराई से अवलोकन करना। इस विधि का प्रयोग दो भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। इस विधि का उपयोग दो भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है, यानी कि दो भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। तो यह द्वितीय भाषा सीखने में उपयोगी तो अपने आप ही हो गई। इसमें द्वितीय भाषा शिक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मातृभाषा तथा द्वितीय भाषा का ऐसा वर्णनात्मक व्याकरण बनना चाहिए जिसे दोनों भाषाओं के सही रूप को प्रकट कर सके। भाषाई कौशलों का अर्जन और अभ्यास अधिक उपयोगी माना जाता है। इसमें भोलानाथ तिवारी ने इस विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कहा है। ये कहते हैं कि ये द्वितीय भाषा शिक्षण की है ना सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। और इस विधि को क्या कहते हैं? निगमन विधि। इस विधि में शिक्षक द्वारा पढ़ाई जा रही कविता के भावों की तुलना उसी प्रकार की अन्य कविताओं के माध्यम से की जाती है। इसमें व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। लेखन अभ्यास विधि, इसका शाब्दिक अर्थ है सुनकर लिखना। इसका शाब्दिक अर्थ है सुनकर लिखना। यह लेखन की प्राचीन व परंपरागत विधि है तथा शुद्ध लेखन की अति उत्तम विधि मानी जाती है। और इसकी परिभाषा क्या है? फ्रोबेल के अनुसार लिखने से पहले पढ़ना और वर्णमाला के अक्षरों को लिखने से पहले चित्रांकन सीखना चाहिए, क्योंकि वाचन मानसिक प्रक्रिया है और लेखन शारीरिक व मानसिक दोनों। और इसमें आगे गांधी जी क्या कहते हैं? सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का आवश्यक पहलू होता है। मोंटेसरी के अनुसार वाचन से पहले लेखन की शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? मंद गति से उच्चारण, तीव्र गति से वाचन और सहस्वर वाचन करवाना, वर्तनी के दोष को दूर करना और लेखन की विधियों व प्रविधियों से अवगत करवाना, ये इसके उद्देश्य हैं। और इसमें ध्यान रखने योग्य वाली जो बातें हैं उनका भी वर्णन किया गया है। जैसे कि अच्छे लेखन पर प्रशंसा करें, पहले दिन ही संकेत दे दें, श्रुत लेख लिखाने के बाद पुनः उसका वाचन करें, शुद्ध स्पष्ट व जोर की आवाज में वाचन किया जाए। और इस विधि के ना गुण भी है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। हम यहाँ लिख देते हैं इसके गुण क्या है। मनोवैज्ञानिक विधि है ये, मनोवैज्ञानिक विधि है। और बालकों में श्रवण कौशल व लेखन कौशल में वृद्धि, मतलब जो बालकों के सुनने के कौशल में और लिखने के कौशल में वृद्धि की जाती है। और बालकों में भाषा शुद्धता का विकास होता है। और इसके जो दोष हैं वो भी देख लेते हैं कि दोष क्या क्या हैं। समय अधिक लगता है, मतलब इसको श्रुति लेख लिखवाते हैं, इसमें भी टाइम लगता है, तो ये इसका दोष हो गया। योग्य शिक्षकों का अभाव, ये भी इसका दोष है। तो बाकी की शिक्षण विधियां हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।